हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑफ नो रट्टा ओनली कंसेप्ट। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। एंड उसी सीरीज़ में आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं अपनी वीडियो नंबर 4 पे। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले उस 3 वीडियो को देखिए ताकि सीक्वेंस बेस में आपको अच्छे से आज की वीडियो समझ आ जाए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि इस क्लास 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप इसका बेनिफिट उठाएं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो आज की वीडियो पे बढ़ते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो ये 3 मेथड्स है उसमें से आज हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज इनकम मेथड। ठीक है, तो बच्चों का बहुत डर होता है नेशनल इनकम का, बट बिलीव मी आराम से समझ आएगा आपको। क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और बिल्कुल लॉजिकली समझेंगे, कोई भी चीज़ रटेंगे नहीं हम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई है क्या टॉपिक, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। और हमने पिछले वीडियो में देखा कि नेशनल इनकम को क्या एग्रीगेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनएनपीएफसी क्या बोलते हैं भाई इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और इनकम मेथड को मेजर करने के 3 फॉर्मूले 3 मेथड्स हैं। पहला इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड है आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। तो हम इनकम मेथड से आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात जो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भाई इनकम मेथड लगाएंगे हम, यूज़ करेंगे तो उससे लिख लेगा क्या, राइट। तो उससे लिख लेगा क्या, कहने का मतलब है कि कोई भी आप मेथड यूज़ करेंगे उससे कोई ना कोई एग्रीगेट लिख लेगा, 8 एग्रीगेट में से। तो जब आप इनकम मेथड यूज़ करते हैं तो इससे एग्रीगेट निकलता है एनडीपीएफसी। कहने का मतलब इनकम मेथड का जो फॉर्मूला निकालेंगे तो आप उससे डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकालते हैं। बात समझ आ रही है क्या, आप नेशनल इनकम पे डायरेक्ट नहीं पहुंचते, आप उस कुछ एग्रीगेट को निकालेंगे, एग्रीगेट लिख लेगा एनडीपीएफसी। ठीक है, इसको एक और नाम से बोलते हैं, याद है क्या, कमेंट करके बताना इसका दूसरा नाम क्या हमने पढ़ा था। आंसर मैं बता देता हूँ, बेसिकली इसको डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अब समझ आ रहा होगा जो हमने चेंज सीखा था एग्रीगेट में चेंज करना, यानी डायरेक्ट हम नेशनल इनकम पे नहीं पहुंचेंगे, हम पहले क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी। ठीक है, और अगर हमारा एनडीपीएफसी निकल जाएगा तो हमें नेशनल इनकम पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, देखो नेशनल इनकम निकालना है तो मैंने रखा लेफ्ट हैंड साइड पे, और अब मेरा फॉर्मूला लगा के निकालूंगा मैं एनडीपीएफसी, तो इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ डी और एन का तो मैं एनएफआई प्लस कर दूंगा और मेरा नेशनल इनकम निकल जाएगा। ठीक है, बट सारा मुद्दा है कि ये एनडीपीएफसी कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला तो ये है, ठीक, बट मेरा मकसद ये नहीं कि मैं ये बता दूं और आप रट लें। ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये आया कहाँ से है। ठीक, तो नेशनल इनकम का में पहला फॉर्मूला जो तरीका जो है वो इनकम मेथड का है। अब बात यह है कि इनकम मेथड से हमें क्या समझ आ रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि एक इकोनॉमी, एक नेशन पैसा कैसे कमाती है, एक इकोनॉमी में, नेशन में पैसा कैसे जनरेट होता है। तो आप ध्यान से समझेंगे तो ये सारा का सारा फंडा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही तो है, यानी लोग काम करेंगे और 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जुड़े होंगे और उनसे मिलने वाले जो इनकम है वो सारे इनकम को मैं अगर जोड़ दूँ तो नेशनल इनकम आ जाएगा इनकम मेथड के थ्रू। अरे बात सही है क्या, यस बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली आप क्या देखेंगे कि आप क्या ऐड करने वाले हैं, जो आपके 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वेजेस। ठीक है, फिर क्या ऐड करेंगे भाई, रेंट मिल जाता है आपको, फिर क्या ऐड करेंगे आप, आपको मिल जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट। बस इन चारों को ऐड करेंगे तो आपका इनकम मेथड से नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक, अब यही है कि थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है इनकम मेथड में, बाकी 4 मुद्दे यही है। ठीक, तो पहला क्या है भाई, पहला है आप इनकम मेथड का फॉर्मूला एनडीपीएफसी सीओई, इसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मैं अभी इसको डिलिबरेटली अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर मिक्स इनकम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो ऐसा है कुछ भाई, इनकम मेथड में सीओई का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब ये होता है कि कोई भी किसी भी टाइप के एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं इकोनॉमी में, उनको मिलने वाला कंपनसेशन, उनको मिलने वाला इनकम, सैलरी, वेजेस, कुछ भी बोल सकते हैं आप, इसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बात समझ आई। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस से मतलब जितने भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अलावा जो भी इनकम मिल रही है वो ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है अभी डिस्कस करूँ 1 मिनट के बाद। उसके बाद थर्ड क्या है, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम में वो सारे के सारे इनकम आ जाते हैं जो लोग क्या करते हैं भाई, जो इन दोनों के अलावा जो इनकम जनरेट करते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि आपको क्वेश्चन देखेंगे और आप ढूंढेंगे कंपनसेशन एम्प्लॉइज का है, ऑपरेटिंग सरप्लस का है, मिक्स इनकम क्या है, तीनों को ऐड करेंगे आपका आ जाएगा एनडीपीएफसी। अब मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ कि कंपनसेशन एम्प्लॉइज के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या होता है, मिक्स इनकम के अंदर क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे आप। ठीक, तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आपको कंपनसेशन एम्प्लॉइज डायरेक्ट दे दे, तो नहीं देगा तो क्या होगा सर, इसके होंगे सब पार्ट्स, राइट। तो उसको आपको देखना है कि कंपनसेशन एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्या आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको डायरेक्ट नहीं देगा, उसके होंगे सब पार्ट, तो वो देख लेंगे हम। ठीक है, तो आ जाओ भाई, अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ऐड कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा फंडा। बट अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया है तो उसके होते हैं 3 सब पार्ट।
तीन सब पार्ट मतलब इन तीनों को ऐड करो और आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा। और तीन पार्ट क्या है, लॉजिकल है, बिल्कुल सोचो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मीनिंग क्या बताया मैंने, जो लोगों को आपका उनका कंपनसेशन मिलता है काम करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, कहीं पे किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो उनके बदले उनको क्या मिलता है भाई, वेजेस एंड सैलरी मिलती है, ठीक। तो वेजेस एंड सैलरी ले लो। दूसरा क्या मिलता है, बोनस। और तीसरा क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ये क्या मीनिंग समझो, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो मालिक है उसने कंट्रीब्यूट करा सोशल सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है पीएफ, सुना होगा आपने, प्रोविडेंट फंड। क्या होता है कि भाई कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो कुछ पैसा हिस्सा मालिक देता है और कुछ गवर्नमेंट उसके पैसे हिस्से डाल देती है, ताकि जब पेंशन मिले, जब नौकरी से रिटायर हो बंदा तो उसको वो वहाँ से उसको पेंशन मिलने लग जाए। वही वाले की बात है, यानी एम्प्लॉयर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, जो वर्कर के लिए होते हैं। तो ये तीनों चीज़ उनके कंपनसेशन का पार्ट है। यस, वो काम करते हैं इसलिए उनको मिलता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट क्या है कि वेजेस एंड सैलरी दे रखा है तो बढ़िया है, बट यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, अगर वेजेस एंड सैलरी नहीं दिया है उसकी बदली क्या दिया होगा, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। ध्यान से समझना इसको, यहाँ पे सिर्फ वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है। अगर ये है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वेजेस एंड सैलरी इन कैश है तो एक नज़र मारेंगे क्वेश्चन पेपर में और देखेंगे कि कहीं वेजेस एंड सैलरी कैश के साथ वेजेस एंड सैलरी काइंड भी तो नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको एक तो वेजेस एंड सैलरी कैश में मिलती है, नगद में पैसा मिल गया, आपके बैंक अकाउंट में आ गया। दूसरा, आपके कंपनियां आपको सुविधाएं देती है। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का मतलब है मिलने वाली एक्स्ट्रा सुविधाएं। मे बी आपको रोजगार मतलब कुछ भी, आपको ट्रैवलिंग के लिए खर्चे दे सकते हैं, आपको गाड़ी दे सकते हैं, आप रेंट के लिए अलग सा खर्चा, अलग से पैसे दे सकते हैं, राइट। या रहने के लिए घर दे सकते हैं आपको। तो जो भी सुविधाएं हैं, गाड़ी का, ट्रैवलिंग का, आपको पेट्रोल दे सकते हैं, पेट्रोल के पैसे दे सकते हैं। तो वो सारे के सारे पैसे जो या सुविधाएं जो आपको अपने सैलरी के अलावा मिल रही है तो उसको बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। तो ये दोनों इसके पार्ट होते हैं। यानी वेजेस एंड सैलरी दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड को जोड़ के आपका वेजेस एंड सैलरी आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में मान लो बोनस नहीं दिया है तो घबराना नहीं है, जितनी चीजें दी हैं उनको ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लेंगे। क्लियर होगी बात। अब आ जाओ भाई ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में जो तीन चीजें बच गई, आपको पता है कि वेजेस होता है ना, जो लेबर है उनको वेजेस मिलता है। बाकी तीन चीज क्या बच गई, रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, और प्रॉफिट। जो तीन इसमें आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस इसको बोलते हैं। मतलब जो बिजनेस बेसिकली काम हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर उससे मिलने वाले अलग तरीके से पैसे। तो रेंट मिलता है भैया ना, जो काम करते हैं, मतलब सॉरी, जो मतलब किराए पे देते हैं बेसिकली। और रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी बेसिकली अदर टाइप की प्रॉपर्टी की इनकम होती है। आपने सुना होगा जैसे कि आप, जैसे टी सीरीज़ के गाने वगैरह जो कोई भी यूज़ करता है तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि उसने उस गाने को की रॉयल्टी को खरीद रखा है। और अगर आप उसको अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। बात समझ आ रहे हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उन्होंने जो गाने बनाए उसके बदले का आपको फी पे करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। क्लियर। इसी तरीके से बुक वाले, जो भी मान लो मैंने बुक लिखा है कोई, राइट, तो मैं उसको पब्लिश करूंगा तो कोई भी उस बुक को यूज़ करना चाह रहा है तो मुझसे क्या करेगा, मेरे से परमिशन लेगा और वो मेरे को कुछ फी चार्ज देगा, दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। तो रेंट एंड रॉयल्टी हो गई। इंटरेस्ट आपको पता है जो आपका कैपिटल उस पर मिलता है। और प्रॉफिट, इसको ध्यान से समझना भाई। प्रॉफिट दे रखा है तो बढ़िया बात है, बट नहीं दिया तो उसके तीन सब पार्ट और होते हैं और इन तीनों को ऐड करिए और प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा ये तीन पार्ट कौन से हैं। देखो बहुत ईजी है। मान लो कि एक कंपनी है, अब कंपनी में प्रॉफिट हुआ 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल। तो कंपनी इस प्रॉफिट का क्या क्या कर सकती है, सोच के देखना। तो सबसे पहले देखो, इस प्रॉफिट में यार सबसे पहले हिस्सा होता है, किसका होता है भाई, टैक्स का। किसका होता है, टैक्स का, गवर्नमेंट का। और जो हम नॉर्मल इंडिविजुअल अगर उसको कोई टैक्स पे करता हो तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स, बट कंपनी जो पे करती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेटेड टैक्स। तो इस हिस्से में मान लो 20 रुपये उसको टैक्स देना है। बात समझ आ गई। दूसरा किसका हिस्सा होता है, अगर कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर होंगे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उन्होंने हिस्सा लगा रखा होगा, तो उनकी बारी आ गई तो उसको प्रॉफिट ना बोल के उसका हिस्से को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। बात समझ आ गई। मान लो 40 रुपये डिविडेंड दे दिया। अब मान लो अगर वो डिविडेंड पूरा नहीं लेना चाह रहे कि भाई हम पूरा डिविडेंड नहीं लेंगे, भाई पैसा बचाएंगे, अगले साल बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वहाँ यूज़ कर लेंगे, तो भाई इन्होंने पूरा प्रॉफिट नहीं लिया कंपनी शेयर होल्डर ने टैक्स के बाद भी, तो कितने रुपए बच गए, 40 रुपये। तो 40 रुपये बच गए जो यूज़ करेंगे अगले साल, उसको क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। तो एक बार मैं यहाँ से सब रिलीज करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो बढ़िया बात है क्वेश्चन में, नहीं है तो क्या कर देखना है, कॉर्पोरेटेड टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसी का नाम है रिटेन अर्निंग, मतलब बचा हुआ अर्निंग, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो ये तीन पार्ट है भाई ऑपरेटिंग सरप्लस पे, इसको ऐड करो और आपका
आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। लास्ट है मिक्स इनकम। तो मिक्स इनकम सिंपली मिक्स इनकम होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो लोग अब इन तरीके से नहीं कमा पा रहे, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के तरीके में नहीं आ पा रहे, तो वो बच गए मिक्स इनकम में। मिक्स इनकम वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, जिसका खुद की दुकान है, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, राइट, जैसे टीचर हो गया, जो खुद की दुकान है, किसी के यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं है, जैसे नॉर्मल छोटे मोटे ग्रोसरी शॉप हो गए, तो वो उनको कोई सैलरी वेजेस नहीं देता है, वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद को ही सैलरी देते हैं। बात समझ आई? तो मिक्स इनकम को कभी सेल्फ एम्प्लॉयड भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो बेसिकली ये डेफिनेशन इसलिए लिखी है कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। यानी इट इज़ अ इनकम जनरेटेड बाय ऑन अकाउंट वर्कर, यानी खुद ही काम करते हैं और खुद से ही जनरेट करते हैं, लाइक फार्मर्स, बार्बर्स एक्सेट्रा, इनको कोई पे नहीं करता है। अगर वो खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही ऑनर है और खुद ही काम कर रहे हैं और खुद ही पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और ये अनइनकॉर्पोरेटेड होते हैं इंटरप्राइजेस, लाइक मतलब लीगली वो ऑथराइज और बहुत ज़्यादा इंटरप्राइजेस की तरह काम नहीं करते, लोगों को काम नहीं देते, खुद का ही होता है। जैसे रिटेल ट्रेडर हो गए आपके, स्मॉल शॉप्स कीपर हो गए, उस टाइप के। तो सारे के सारे ये स्मॉल में काम करेंगे। तो होपफुली आपको ये तीनों समझ आए। यानी क्या समझ आया भाई? अगर नेशनल इनकम पे निकालना है, पहुँचना है हमें इनकम मेथड से, तो निकालना पड़ेगा एनडीपीएफसी, है ना। और एनडीपीएफसी में क्या क्या होता है? सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिए, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, ठीक। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले और यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते, आराम से आप कर लेंगे। करना है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है भाई। क्या निकालना है? कैलकुलेट द नेशनल इनकम। फिर आपको कुछ मेथड बताया, नहीं बताया सर, तो क्या करना है? कंपोनेंट को देखो। कंपोनेंट देखने से मुझे आंखें खुली और पता चला यार ये तो इनकम मेथड के कंपोनेंट है। यस, तो इनकम मेथड के कंपोनेंट है, तो क्या करेंगे भाई? एनडीपीएफसी लिख लेगा, बिल्कुल लिख लेगा। फिर क्या देखो, इसके और पार्ट देखो, सीओई, तो मिल गया मेरे को सीओई 800, लिख दो अपनी नोटबुक में। फिर क्या ढूंढना है? ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या? नहीं है, मिलेगा भी नहीं, बहुत कम मिलता है क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस। तो उसके पार्ट देखो क्या होता है भाई? रेंट एंड रॉयल्टी, यस रेंट मिल गया, वेरी गुड, इसको ऐड कर दो। फिर रॉयल्टी तो होगा ही नहीं, साथ में ही होता है या नहीं भी होता है, तो एक बार देख लेना, नहीं है रॉयल्टी। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी के बाद क्या था? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है क्या? बिल्कुल है। और प्रॉफिट, प्रॉफिट भी है। तो हमारा आ गया और तीनों को ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। अब लास्ट वाला देखो, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम का कुछ करना है क्या? मिक्स इनकम है ही नहीं तो जीरो मान लेना, और नहीं है तो क्या ही कर लोगे, राइट, जीरो ही मानोगे। और होगा तो क्या करोगे? ऐड कर लेना भाई, ठीक है। तो मिक्स इनकम है नहीं, यहाँ पे जीरो मान लेते हैं। और एक चीज़ और देखेंगे कि जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया तो उसके साथ वेजेस एंड सैलरी भी दे रखा है, तो उसको भी ऐड करूँ क्या? नहीं जी, अगर बड़े घर के बड़े बुजुर्ग डिसीजन ले रहे हैं तो छोटों को बीच में आने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? अगर मेन कंपोनेंट दे रखा है तो छोटे कुछ भी नहीं करेंगे, जब बड़ा नहीं है तो फिर छोटे मिलके बनाएंगे भाई, डिसीजन लेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और फिर आंसर को लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा उससे एनडीपीएफसी, और फिर क्या कर देंगे उसमें प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो निकाल लेंगे आप नेशनल इनकम, ठीक है। कैसे करेंगे एक मैं दिखा देता हूँ करके। तो सबसे पहले इस तरीके से ही करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। आपको निकालना क्या है? एनएनपीएफसी, और आपके पास कंपोनेंट जो दिए हैं उससे लिख लेगा एनडीपीएफसी, तो इसमें प्लस किया एनएफआई है, ठीक। तो एनएफआई गिवन है क्वेश्चन में -20, बट आपको एनडीपीएफसी नहीं गिवन है, तो वहाँ मैंने मार्क करा है स्टार। तो सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालेंगे इधर। एनडीपीएफसी लिखा मैंने फॉर्मूला, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। सीओई क्वेश्चन में 800 था, ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और मिक्स इनकम है नहीं जीरो। तो 800 तो सीओई वाला चल गया, और ये रेंट 200, प्रॉफिट 300, इंटरेस्ट 100, सबको जोड़ा तो भैया हो गया ये 1400 करोड़। और यहाँ पे हमने आंसर में लिखा 1400 करोड़ -20, तो आ गया 1380, ठीक है। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा भाई, ठीक है। और ये है आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन सेकंड मान लो, इसको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। घबराना नहीं है, इनकम मेथड यूज़ करो, एक्सपेंडिचर मेथड अभी सीखा नहीं है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट है इसमें मिक्स होगा इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इनकम मेथड देखो, ढूंढो और आंसर करो और कमेंट करो भाई। आंसर मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। होपफुली सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी भाई, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आया है, कुछ डाउट है, तो कमेंट करके पूछिए, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि आपके सारे डाउटों को सॉल्व कर दिया जाए। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।